सोचिए कि जिंदगी को एक बार फिर से जीने का मौका मिले। हर याद, हर पछतावा, हर शर्मनाक फेलियर आपके नए जन्मे बच्चे के दिमाग में भर जाए। यही है मुशोकु टेंसेई, जॉबलेस रीइंकार्नेशन की मजेदार कहानी, जो आज के जमाने की सबसे पसंदीदा इसेकाई सीरीज में से एक है। सीजन एक बड़ा इमोशंस से भरपूर 23 एपिसोड का सफर है, साथ में एक ओवीए भी, जो हमारे हीरो रूडियस ग्रेराइट को एक आरामदायक विलेज के एक बेबी मैजिशियन से लेकर दुनिया के किनारे पर अकेले खड़े एक टूटे हुए आदमी तक ले जाता है। चाहे आप सीजन को फिर से जीना चाहते हों या ये देखने आए हों कि ये क्या है, तो ये आपके लिए एक अल्टीमेट एपिसोड बाय एपिसोड का ब्रेकडाउन है। सीरीज एक गुमनाम, बेघर जापानीज आदमी की बुरी और सच में ट्रेजिक मौत से शुरू होती है, जो कुछ टीनेजर्स को बचाने की कोशिश में एक ट्रक से टकराने के बाद एक शानदार फैंटेसी वर्ल्ड में रूडियस ग्रेराइट नाम के एक बच्चे के रूप में नया जन्म लेता है। तलवारबाज पॉल ग्रेराइट और उसकी हीलर पत्नी जीनित के घर जन्मे रूडियस को अपनी पिछली जिंदगी की हर याद रहती है और वह तुरंत अपनी बड़ी हो चुकी समझ को अपने नए हालात में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। बचपन से ही पढ़ना और चुपके से जादू करना सीखता है। उसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट उसके माता पिता का ध्यान खींचता है और वे मिगुर्डिया डीमन एडवेंचरर रॉक्सी मिगुर्डिया को उसका प्राइवेट मैजिक ट्यूटर रख लेते हैं। रॉक्सी को शुरू में इतने छोटे बच्चे को सिखाने में बहुत हिचकिचाहट होती है, लेकिन जैसे ही रूडियस बिना इनकैंटेशंस के जादू करने की अपनी एबिलिटी दिखाता है, जो एक रेयर और एडवांस स्किल है, उसे एहसास होता है कि वह किसी आम बच्चे के साथ नहीं है। एपिसोड एक शांत नोट पर खत्म होता है। रॉक्सी की वेलकम पार्टी में रूडियस चुपचाप जिंदगी के इस दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाने की कसम खाता है, एक असली पर्पस, कनेक्शन और खुशी वाली जिंदगी। यह एपिसोड रूडियस की पिछली जिंदगी के इमोशनल इवेंट्स को कई डरावने फ्लैशबैक्स के जरिए दिखाता है। उनमें से सबसे खास है स्कूल में उसे मिली बहुत ज्यादा बुलिंग, जिसने उसे घर में बंद कर दिया था, और वह पल जब उसके परिवार ने उसे उसके कमरे से घसीटकर बाहर निकाल दिया था। प्रेजेंट में रॉक्सी के साथ महीनों की कड़ी मैजिक ट्रेनिंग बीत जाती है, जब तक कि रूडियस के 5वें जन्मदिन से एक दिन पहले रॉक्सी कहती है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, और अगले दिन उसका ग्रेजुएशन एग्जाम सेट करती है। पहली बार रूडियस अपना घर छोड़ता है और रॉक्सी के साथ बाहर की दुनिया में जाता है। वह बाहर कदम रखते ही आने वाले डर और शर्म की भारी चीज़ों से जूझता है, लेकिन रॉक्सी को भेदभाव और सोशल ऑकवर्डनेस को आराम से पार करते हुए देखकर उसे आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ग्रेजुएशन एग्जाम शानदार होता है। रूडियस एक बहुत बड़ा तूफान बुलाता है, जिससे रॉक्सी के पास उसे पास करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। टीचर स्टूडेंट का उनका रिश्ता ऑफिशियली खत्म होने के बाद रॉक्सी अपना सफ़र जारी रखने के लिए निकल जाती है और रूडियस रोते हुए उसे धन्यवाद देता है, वह औरत जिसने अनजाने में उसे उसकी हिम्मत वापस दी। रॉक्सी के असर और अपनी पहली सफल आउटिंग से हिम्मत पाकर रूडियस अकेले ही बाहर घूमने निकल जाता है। एक दिन वह एक हाफ एल्फ बच्चे को देखता है, जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं, और मदद के लिए आगे आता है, यह मानकर कि बच्चा लड़का है, और उसका निकनेम सिल्फ रख देता है। दोनों जल्दी ही घुल मिल जाते हैं। रूडियस सिल्फ को एक मैजिक स्टूडेंट के तौर पर ले लेता है, और यह साफ हो जाता है कि सिल्फ में भी रूडियस जैसी ही बिना इनकेंटेशंस वाली जादू करने की रेयर एबिलिटी है। अगले कुछ महीनों में उनकी दोस्ती बढ़ती है, जब तक कि एक अजीब और बहुत गलत इंसिडेंट नहीं हो जाता, जब रूडियस बारिश के बाद नहाने के लिए सिल्फ के कपड़े ज़बरदस्ती उतार देता है, और बाद में पता चलता है कि सिल्फ असल में सिल्फिएट नाम की एक लड़की है। रूडियस शर्मिंदा होता है और दिल से माफ़ी मांगता है, लेकिन सिल्फिएट उससे दूर रहने लगती है। हालांकि एपिसोड एक अच्छे नोट पर ख़त्म होता है।
सिल्फिएट आखिरकार उसके पास फिर से आती है। वे सुलह कर लेते हैं और रूडियस मन ही मन इस दोस्ती को सच में बचाने का वादा करता है। यह उसकी जिंदगी की पहली असली दोस्ती है। ग्रेरेट घर में जिंदगी तेजी से मुश्किल होती जाती है। सबसे पहले अच्छी खबर, जीनत फिर से प्रेग्नेंट है और पूरा परिवार बहुत खुश है। फिर सबसे बड़ी बात, घर की मेड लिलिया कबूल करती है कि वह भी प्रेग्नेंट है। पॉल के साथ अफेयर का नतीजा। टेंशन बहुत ज़्यादा है। रूडियस अपनी अडल्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके चुपचाप यह समझ जाता है कि अफेयर की शुरुआत लिलिया ने ही की थी, लेकिन वह समझदारी से लिलिया को जेनिथ के गुस्से से बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम पॉल पर डाल देता है। उसके दखल से उसे लिलिया की ज़िंदगी भर की ज़बरदस्त लॉयल्टी मिलती है। समय के साथ जेनाइट नॉर्न को जन्म देती है और लिलिया आयशा को जन्म देती है और परिवार फिर से एक नाजुक बैलेंस में आ जाता है। इसी समय के आसपास रूडियस को रॉक्सी से एक लेटर मिलता है जिसमें उसे रानुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में पढ़ने के बारे में सोचने का सुझाव दिया गया है। यह एक अच्छा मौका है। हालांकि सिल्फिट की उसे जाने देने में हिचकिचाना उसे सोचने पर मजबूर करती है। रूडियस उसके ट्यूशन को फंड करने का भी कोई तरीका ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन यह फैसला उसके हाथ से निकल जाता है जब उसके माता पिता बीस्ट वॉरियर गिस्लेन डेडोल्डिया को उसे विलेज से बाहर ट्यूशन की जगह पर ले जाने के लिए बुलाते हैं। गिस्लेन के साथ रास्ते में रूडियस पॉल का लेटर पढ़ता है जिसमें उसने जो जॉब तय की है उसकी डिटेल्स है। रोआ शहर में एक नोबलमैन की बेटी को ट्यूशन देना। साथ ही यह वार्निंग भी है कि रूडियस को 5 साल तक घर लौटने या सिल्फिएट से मिलने की इजाज़त नहीं है। रोआ पहुंचकर रूडियस अपने एम्प्लॉयर फिलिप बोरेस ग्रेरैट से मिलता है, जो शहर का मेयर और पॉल का कज़न है, और उसे पता चलता है कि उसकी नई स्टूडेंट फिलिप की गुस्सैल बेटी एरिस है। एरिस तुरंत नाराज़ हो जाती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उसे ट्यूशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ा सोचकर रूडियस उसका भरोसा जीतने का एक प्लान बनाता है। फिलिप के प्लान से वह एक नकली किडनैपिंग का नाटक करता है ताकि वह उसे बचा सके और उसकी रिस्पेक्ट जीत सके। लेकिन प्लान तब बुरी तरह बिगड़ जाता है जब फिलिप के घर में एक असली जासूस असली क्रिमिनल्स को खबर देता है, जो नकली किडनैपिंग को असली बना देते हैं। रूडियस एरिस को बचाने के लिए तब तक जोरदार लड़ाई करता है जब तक गिस्लेन नहीं आ जाती। वो क्रिमिनल्स को मार देती है और गद्दार को अरेस्ट कर लेती है। हिली हुई लेकिन इम्प्रेस, एरिस रूडियस को अपना ट्यूटर मानने के लिए राजी हो जाती है और एक बेमन से लेकिन ज़रूरी पार्टनरशिप शुरू होती है। फिलिप चुपचाप रूडियस को वार्निंग देता है कि वह अपने ग्रेरेट फैमिली कनेक्शंस को ऐड न करे, क्योंकि इससे उसे निशाना बनाया जा सकता है। जिंदगी एक रूटीन में आ जाती है। गिस्लेन एरिस और रूडियस दोनों को तलवारबाजी सिखाती है, जबकि रूडियस एरिस और गिस्लेन को मैजिक, बेसिक लिटरेसी और मैथ सिखाता है। लेकिन एरिस, सच कहूँ तो, एक वीक स्टूडेंट है, बेचैन और आसानी से बोर होने वाली। वह लगातार क्लास छोड़ देती है। रूडियस असली पढ़ाने की क्रिएटिविटी दिखाते हुए उसकी अटेंडेंस को रिवॉर्ड देने और उसे मोटिवेटेड रखने के लिए हर हफ्ते एक छुट्टी भी रखता है। ऐसी ही एक आउटिंग पर एरिस प्यार से रूडियस के लिए एक महंगी किताब खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन रूडियस मना कर देता है और इस मौके का इस्तेमाल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सिखाने के मौके के तौर पर करता है। वह उसे अपने पिता से अलावेंस मांगने का सुझाव देता है, जो एरिस करती है, और वह उससे रूडियस के लिए एक छोटी शीशी खरीदती है जिस पर उसने उसे नज़र डालते हुए देखा था। इससे एक बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाती है। शीशी असल में एक एफ्रोडीजियक है और रूडियस को अब एरिस और गिस्लेन दोनों से यह खास राज छिपाने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। एरिस का 10वां जन्मदिन आने वाला है और इसके साथ ही एक फॉर्मल पार्टी की सोशल जिम्मेदारी भी आती है, जहां उससे दूसरे नोबल्स के साथ डांस करने की उम्मीद की जाएगी। उसकी डांस टीचर रूडियस के ट्यूशन स्केड्यूल में शामिल हो जाती है, जिससे रूडियस के पास फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए समय बच जाता है, जिसमें गिस्लेन से उसे मदद मिलती है। दिक्कत यह है कि एरिस अपनी कोशिशों के बावजूद डांस में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाती। रूडियस उसे हार मानने नहीं देता
और खुद उसके डांस लेसन्स में मदद करने लगता है और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। पार्टी की रात ये सब तब बिगड़ जाता है जब एरिस घबरा जाती है और एक यंग नोबल के साथ डांस नहीं कर पाती। रूडियस बीच में आता है और तुरंत सोचते हुए एक सजेशन देता है। उसके कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स और फुटवर्क को डांस मूवमेंट में बदल देता है। दोनों एक ऐसा शानदार डांस करते हैं जिसकी उम्मीद नहीं थी और पूरे कमरे में तारीफ होती है। पार्टी के बाद एरिस के ताकतवर दादा सरो स्पॉट्स आसमान में रोशनी का एक अजीब सा गोला देखते हैं और गुस्से में कहते हैं कि यह सच में बहुत बुरा शकुन हो सकता है। 2 साल बीत जाते हैं। रूडियस का बर्थडे आता है और हालांकि देश भर में मॉन्स्टर एक्टिविटी बढ़ने की वजह से उसका अपना परिवार शामिल नहीं हो पाता, फिलिप और एरिस इस मौके पर दिल खोलकर रूडियस को एक हाई क्वालिटी मैजिक स्टाफ देते हैं। हैरानी की बात है कि फिलिप एक कदम आगे बढ़कर रूडियस को एरिस से शादी करने और उसका वारिस बनने का ऑफर देता है, लेकिन रूडियस मना कर देता है। उस रात एरिस बिना बुलाए रूडियस के कमरे में आ जाती है और लापरवाही में रूडियस कुछ फिजिकल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सख्ती से और फिजिकली मना कर दिया जाता है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है और वह माफ़ी मांगता है। एरिस उसे माफ़ कर देती है, हालांकि अजीब बात बनी रहती है। फिर असली धमाका होता है। उस इलाके के ऊपर आसमान में माना का एक बड़ा बादल बनता है जो लेजेंडरी हीरो पेरूजियस डोला का ध्यान खींचता है, जो अपने साथी अरुमानफी को इन्वेस्टिगेट करने भेजता है। अरुमानफी ने रूडियस को एक पोटेंशियल कॉज माना, लेकिन गिस्लिन ने उसका बचाव किया और उसे बेगुनाह बताया, ठीक उससे पहले जब एक भयानक रोशनी उन सबको निगल गई। रूडियस एक सपने जैसी जगह में जागता है, अपने पुराने जापानीज सेल्फ में दिखता है, जहां उसकी ह्यूमन गॉड नाम के एक मिस्टीरियस एंटिटी से एक छोटी और मिस्टीरियस मुलाकात होती है, जो उसे उस आदमी पर भरोसा करने और उसकी मदद करने के लिए कहता है जिसने उसे बचाया था। होश में आने पर रूडियस खुद को एरिस के साथ डीमन कॉन्टिनेंट के बीच में फंसा हुआ पाता है। दोनों ही एपिसोड 8 के माना एक्सप्लोजन से साफ तौर पर परेशान हैं। उन्हें बचाने वाला रुइजर्ड सुपरडिया है, जो बहुत डरावनी सुपर्ड रेस का मेंबर है, जो अपनी डरावनी रेपुटेशन के बावजूद उन्हें बचाने और घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। रुइजर्ड उन दोनों को पास के मिगोडिया विलेज रॉक्सी के बर्थ प्लेस को ले जाता है, जहां रूडियस को सुपर्ड की डार्क रेपुटेशन के पीछे की असली कहानी पता चलती है। यह डीमन गॉड लाप्लास के दिए गए कर्स्ड स्पीयर्स थे, जिन्होंने उसके लोगों को खूनी पागलपन की ओर धकेल दिया था। रुइजर्ड खुद उस कर्स से तभी आज़ाद हुआ जब उसने गुस्से में अपने ही बेटे को मार डाला, एक ऐसा दुख जिसे वह अब अपनी रेस की इज्जत वापस लाने के एक खास मिशन में बदल रहा है। उसके पक्के इरादे और इज्जत को देखकर रूडियस उसकी मदद करने का फैसला करता है और तीनों एक साथ डीमन कॉन्टिनेंट की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों, रूडियस, एरिस और रुइजर्ड, रिकारिसू सिटी पहुंचते हैं, जहां उनकी पहली चुनौती रुइजर्ड को गेट से अंदर ले जाना है। क्योंकि सुपर्ड रेस से पूरी दुनिया में डर और नफरत है, इसलिए रूडियस रुइजर्ड के बाल रंग देता है और उसे मिगोडिया ट्राइब्समैन बता देता है, और तीनों एडवेंचरिंग पार्टी डेड एंड के तौर पर रजिस्टर हो जाते हैं। उनकी नोविस रैंक तुरंत एक प्रॉब्लम बन जाती है। लो लेवल क्वेस्ट से मिलने वाली कमाई से उनके खर्चे मुश्किल से ही निकल पाते हैं। ह्यूमन गॉड की एडवाइस पर रूडियस एक खोए हुए पालतू जानवर को ढूंढने के लिए एक क्वेस्ट पर निकलता है, जो उन्हें एडवेंचर्स के एक करप्ट ग्रुप तक ले जाता है, जो जानवरों को किडनैप करके उन्हें ढूंढने का इनाम मांगते हैं। लड़ाई के दौरान एक क्रिमिनल रूडियस पर हमला करते हैं और रुइजर्ड उसे वहीं मार डालता है। अपनी बढ़ती हुई चालाकी दिखाते हुए रूडियस फिर बचे हुए क्रिमिनल्स की हाई एडवेंचरिंग रैंक का फ़ायदा उठाता है, असल में उन्हें बड़े काम करने के लिए मजबूर करता है, जबकि डेड एंड को वह रेप्यूटेशन बूस्ट देता है जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। बड़ी दुनिया में वापस फिटोआ में माना सर्ज का नतीजा और भी साफ और ख़तरनाक होता जा रहा है। नॉर्न को छोड़कर पॉल का पूरा परिवार गायब है और वह दूसरों को ढूंढने के लिए तेजी से सर्च पार्टीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। इस बीच डेड एंड एक घने जंगल में एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए एक क्वेस्ट पर निकलती है
और उसे उसी एरिया में 2 और एडवेंचरिंग पार्टीज मिलती हैं। जब उन पार्टीज में से एक पर हमला होता है तो रूडियस तुरंत दखल देने के बजाय पीछे हटने और देखने का फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जिसका अंत एक एडवेंचरर की मौत के साथ होता है। फिर मॉन्स्टर सामने आता है और डेड एंड के उसे गिराने से पहले दूसरी पार्टी को मार देता है। रिकारिसू में वापस एक एडवेंचरर रूडियस की रैंक गेमिंग स्कीम का पता लगा लेता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। रुइजर्ड का जवाब तुरंत और डरावना होता है। वह अपना भेष बदल देता है, एक सुपर्ड के रूप में अपनी पहचान बताता है और उस आदमी से वादा करता है कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो उसे तुरंत मौत मिल जाएगी। एपिसोड रॉक्सी के साथ खत्म होता है, जो अभी भी रूडियस को ढूंढ रही है। पॉल के 2 पुराने साथियों के साथ डीमन कॉन्टिनेंट पर पहुंचती है, बस उसके करीब से निकलती है। डेड एंड आखिरकार एक कोस्टल पोर्ट सिटी में पहुंचती है, जो डीमन कॉन्टिनेंट का गेटवे है, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। रुइजर्ड की आने जाने की फीस उसकी रेस की वजह से बहुत ज़्यादा है और वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ह्यूमन गॉड फिर से रूडियस के सपनों में आता है, उसे एक खास फूड स्टॉल की ओर ले जाता है, जहां उसका सामना एक भूखी आवारा लड़की से होता है। वह उसे खाना खिलाता है और वह बदले में खुद को डीमन एम्परर किशिरिका किशिरिसू के रूप में बताकर उसका एहसान चुकाती है, एक बहुत बड़ी मिथोलॉजिकल हस्ती जो रूडियस को एक डीमन आई इनाम में देती है, जिससे वह फ्यूचर में कुछ सेकंड्स देख सकता है। रूडियस जल्दी से इस गिफ्ट का इस्तेमाल करता है, एक अजनबी को घायल होने से बचाता है, जो एक काम का इन्वेस्टमेंट साबित होता है। जब रुइजर्ड की टिकट के पैसे मिलना नामुमकिन हो जाता है तो रूडियस खर्च पूरा करने के लिए अपने मैजिक स्टाफ को बेचने के बारे में सोचता है, लेकिन रुइजर्ड उसे ऐसा करने से रोकता है और हैरानी की बात है कि वह स्टाफ एरिस का तोहफा था और इसे बेचने से उसकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचेगा। जिस आदमी को रूडियस ने बचाया था वह आता है और खुद को गैलस क्लीनर बताता है, जो शायद एहसान चुकाने के लिए आया है। रॉक्सी अपने साथियों तालहांड और एलिनालिस के साथ उसी कोस्टल सिटी में पहुंचती है और रूडियस का कोई भी निशान ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन क्योंकि रूडियस एक नकली नाम से घूम रहा था, रॉक्सी कभी भी सब समझ नहीं पाती। वह सड़क पर एरिस और रुइजर्ड को लड़ते हुए भी देखती है, लेकिन 2 सुपर्ड को देखकर घबरा जाती है और तुरंत भाग जाती है। शहर की पूरी तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिलता और रॉक्सी की पार्टी अगले शहर के लिए निकल जाती है। दोनों पार्टीज कभी आमने सामने नहीं आती। इस बीच गैलस मदद करने का अपना वादा पूरा करता है। वह रुइजर्ड को जेंट पोर्ट जाने वाले एक जहाज पर स्मगल करके ले जाता है। बदले में रूडियस वहां पहुंचने पर कुछ सामान छोड़ देगा। जेंट में रूडियस को पता चलता है कि छुड़वाने के काम में एक स्मगलिंग गैंग द्वारा बंदी बनाए गए बीस्ट चिल्ड्रन को छुड़ाना शामिल है। रुइजर्ड स्मगलर्स को खत्म कर देता है और बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचा देता है, जबकि रूडियस एक मैजिकल डॉग को छुड़ाने के लिए पीछे रह जाता है, लेकिन 2 बीस्ट मैन ने उस पर हमला कर दिया और उसे पकड़ लिया, जो अकेले बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और गलती से रूडियस को स्मगलर्स में से एक समझ लेते हैं। रूडियस खुद को डोल्डिया विलेज में कैद पाता है, जहां उसकी मुलाकात एक साथी बंदी से होती है, गीज नाम का एक बदमाश इंसान। जब स्मगलिंग गैंग विलेज पर हमला करती है तो हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं और बीस्ट चिल्ड्रन को निशाना बनाते हैं और रूडियस और गीज दोनों उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वे ज़्यादातर अटैकर्स को बेअसर करने में मदद करते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब गैलस क्लीनर का पर्दाफाश होता है कि वह पूरे स्मगलिंग ऑपरेशन का हेड है। गैलस खतरनाक रूप से ताकतवर है और आसानी से डिफेंडर्स को काट देता है, 2 आदमियों को मार डालता है और लगभग उन सभी पर हावी हो जाता है, जब तक कि सीक्रेट बीस्ट लड़ाई में शामिल नहीं हो जाता और पलड़ा भारी नहीं कर देता। एक साथ की गई कड़ी कोशिश के बाद गैलस हार जाता है। रूडियस एरिस और रुइजर्ड से फिर मिलता है। विलेजर्स उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं, और यह एपिसोड पॉलिटिकल साइड पर एक बड़ा झटका देता है। फिटोआ में वापस एरिस के दादा सोरोस को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है और राजा उसे माना सर्ज डिजास्टर के लिए सबके सामने मार डालता है।
बारिश का मौसम आने से डेड एंड 3 महीने के लिए डोल्डिया विलेज में रुक जाता है। एक ऐसा पॉज जो सीजन के सबसे शांत और हार्ट वार्मिंग हिस्सों में से एक बन जाता है। एरिस विलेज के यूथ से दोस्ती करती है, खासकर टोना से, जो एक गुस्सैल लड़की है और विलेज एल्डर गायस की बेटी है और वहाँ की सबसे अच्छी ट्रेनिंग ले रही वॉरियर है। जब बातचीत में गिज़लेन का नाम आता है तो गियस का रिएक्शन तीखा और कड़वा होता है। गिज़लेन उसकी छोटी बहन है जो एक गार्डियन के तौर पर अपना फर्ज निभाने के बजाय विलेज छोड़कर चली गई थी। इस बात से टोना में कुछ नयापन आता है। वह तलवारबाजी सीखना चाहती है और एरिस जोश में उसकी इंस्ट्रक्टर बन जाती है। जब बारिश आखिरकार रुक जाती है और जाने का समय होता है तो टोना की एरिस के साथ उसके जाने पर रोते हुए कहासुनी हो जाती है। गियस गिज़लेन के पास्ट के बारे में सच बताकर दूरी कम करता है कि वह रिबेलियस थी और विलेज ने उसे एक एडवेंचरर को ले जाने की इजाज़त देकर उसे निकाल दिया था। इस फैसले का गियस को तब से चुपचाप अफसोस है। पार्टी मिलिस की होली कंट्री के लिए निकल जाती है, जिसमें गियस भी साथ में होता है। मिलिस की होली कंट्री के कैपिटल मिलिशियन पहुंचकर पार्टी ने खुद को एक अच्छा ब्रेक दिया, लेकिन रूडियस को कुछ ऐसा दिखता है जो किडनैपिंग जैसा लगता है। वह उनका पीछा करता है और अपने ही पिता पॉल ग्रेरैट का सामना करता है। पॉल बताता है कि टेलीपोर्टेशन डिजास्टर ने उनके पूरे विलेज को निगल लिया, सब बिखर गए और उसने पिछले 1.5 साल से जिंदा बचे लोगों को ढूंढने में बहुत मेहनत की है। रियूनियन जल्द ही बुरा हो जाता है। पॉल रूडियस पर भड़क जाता है कि उसने डीमन कॉन्टिनेंट में अपने पूरे समय के दौरान कभी घर पर लेटर्स लिखने की कोशिश नहीं की और डिजास्टर से बेघर हुए बाकी सभी लोगों की तकलीफ के बारे में कभी नहीं सोचा। रूडियस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और बहस एक हाथापाई में बदल जाती है जो सिर्फ नॉन के आने से रुक जाती है। रूडियस के लिए पॉल के साथियों को उसे नफरत से देखते हुए देखना उसकी पिछली जिंदगी की दर्दनाक मेमोरीज ट्रिगर कर देता है। बुलिंग, अकेलापन, शर्म, और वह टूट कर भाग जाता है। एरिस उसे ढूंढती है और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है, जो उसे शांत करने के लिए काफी होता है। एपिसोड 16 के इवेंट्स के दौरान सेट या OVA पूरी तरह से नजरिया बदल देता है और मिलिशियन में एरिस के दिन को फॉलो करता है, जबकि रूडियस पूरी पॉल सिचुएशन को संभालता है। एरिस एक गॉब्लिन स्लेइंग क्वेस्ट लेती है और क्लिफ ग्रिमोयर नाम के एक जवान नाटक करने वाले घमंडी जादूगर से मिलती है। अपने गुस्से के बावजूद एरिस बिना मन के उसके साथ एक टेम्परेरी पार्टी बनाने के लिए मान जाती है। उनका काम उम्मीद के मुताबिक गलत हो जाता है। क्लिफ गोब्लिन्स को इतनी बुरी तरह जला देता है कि पूरा होने का कोई सबूत नहीं मिलता और वे जंगल में पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन चीज़ें तब और बुरी हो जाती हैं जब वे असैसिन्स के एक ग्रुप को एक जवान लड़की और उसकी गार्ड थेरेसी को निशाना बनाते हुए देखते हैं। एरिस ने असैसिन्स को तेज़ी से ख़त्म कर दिया और एक पल की हिम्मत में थेरेसी से दावा किया कि वह रुइजर्ड द सुपर्ड है। जब वे निकलते हैं तो बचे हुए असैसिन्स में से एक क्लिफ को मास्टर क्लिफ के रूप में पहचानता है और उसकी कंपनी से हैरान लगता है। रुइजर्ड मरते हुए असैसिन से पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि हमलावर पोप के एजेंट्स थे, जो ह्यूमन डेमन के साथ रहने की वकालत करते हैं। एक ऐसा नज़रिया जिसका टेम्पल नाइट्स और उनके लीडर आर्क बिशप ने कड़ा विरोध किया। शहर वापस जाते समय क्लिफ, जो साफ तौर पर प्यार में पड़ गया था और साफ तौर पर ज़्यादा ही बदला चुका रहा था, एरिस से शादी का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि वह रूडियस से ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। रूडियस के बारे में सोचते हुए एरिस के चेहरे पर एक सॉफ्ट, वार्म, पूरी तरह से बेपरवाह देखकर क्लिफ पूरी तरह से हार मान लेता है। वह निराश होकर घर जाता है, जहां चुपके से पता चलता है कि जिन असैसिन्स से उसने और एरिस ने लड़ाई की थी वे असल में उसके अपने ट्यूटर्स थे, जिन्हें शायद उसे टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। एरिस वापस आती है और देखती है कि रूडियस पॉल के साथ अपनी लड़ाई से अभी भी डरा हुआ है और उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश करती है। एपिसोड 16 का इमोशनल आफ्टरमैथ यहीं रिजॉल्व होता है और यह सीजन के सबसे सुकून देने वाले मोमेंट्स में से एक है। गीज, पता चलता है, असल में पॉल की सर्च पार्टी का एक मेंबर है और वह चुपचाप पॉल से मिलने जाता है ताकि उसे कुछ ज़रूरी बात याद दिला सके। रूडियस अभी भी किसी भी तरह से बस एक बच्चा है, चाहे वह कितना भी मैच्योर क्यों न लगे।
पॉल को उन सभी भयानक चीज़ों के बुरे सपने आते हैं जो उसके बेटे के साथ तब हो सकते थे जब वे अलग थे, और इसका बोझ उसके घमंड को तोड़ देता है। वह शराब पीना बंद कर देता है। अगले दिन पॉल और रूडियस फिर मिलते हैं, और जो एक अजीब रूखी बातचीत के रूप में शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे तब खत्म होती है जब रूडियस को एहसास होता है कि पॉल उस पर नफरत से हमला नहीं कर रहा था, वह गिल्ट और डर से गुस्सा कर रहा था, और वह पूरे समय माफ़ी मांगने के लिए लड़खड़ा रहा था। सीज़न के सबसे इमोशनल सीन्स में से एक में दोनों टूट जाते हैं और रोते हुए सुलह कर लेते हैं। रूडियस पॉल को बताता है कि वह बाकी परिवार को ढूंढने पर अपना पूरा ध्यान लगाने से पहले एरिस को घर छोड़ने का प्लान बना रहा है। उनके अलग होने के बाद पॉल को गीस से पता चलता है कि वह अकेले ही ढूंढना जारी रखेगा और उन इलाकों को कवर करेगा जहां पॉल की पार्टी अभी तक नहीं पहुंची है। जब रूडियस और उसकी पार्टी समुद्र पार करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ओर जाती हैं, तो एपिसोड रॉक्सी के एक बहुत ही पर्सनल मोड पर जाता है। वह सालों में पहली बार मिगुर्डिया विलेज लौटती है। अपने माता पिता से मिलना प्यारा और थोड़ा उदास होता है। रॉक्सी हमेशा अपने ही लोगों के बीच एक आउटसाइडर जैसा महसूस करती थी, क्योंकि वह टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, जो उसके विलेज में कम्युनिकेशन का मेन तरीका है। वह लगभग तुरंत जाने का सोचती है। पुरानी बेचैनी उसे खींच रही है, लेकिन एक शांत पल यह महसूस करके कि उसके माता पिता ने उसे कितना याद किया है, उसे रुकने पर मजबूर करता है। उसके माता पिता बताते हैं कि रूडियस नाम का एक छोटा लड़का लगभग 2 साल पहले उनके विलेज से गुजरा था। रॉक्सी को जो राहत मिलती है, यह जानकर कि वह जिंदा है, यह जानकर कि वह यहीं था, वह साफ महसूस होती है। तसल्ली से लेकिन फिर भी हिम्मत से वह अलविदा कहती है और तालहांड और एलिनालिस के साथ रूडियस के बाकी परिवार को ढूंढने के लिए डीमन कॉन्टिनेंट में ढूंढना जारी रखने के लिए निकल पड़ती है। ह्यूमन गॉड रूडियस से एक और बार मिलते हैं, इस बार कुछ खास इंस्ट्रक्शंस के साथ। इस रास्ते पर चलो और तुम लिलिया और आयशा से फिर मिल जाओगे। गाइडेंस पर भरोसा करके रूडियस अपनी पार्टी को शिरोन किंगडम की ओर ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रॉक्सी रॉयल पैलेस में कोर्ट टीचर के तौर पर काम कर रही है। वह उससे मिलने के लिए एक लेटर भेजता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, आयशा पीछा करते हुए लगभग उससे टकरा जाती है। रूडियस उसे बचा लेता है, लेकिन ह्यूमन गॉड की एडवाइस पर अपनी असली पहचान सीक्रेट रखता है। सिचुएशन तुरंत इस बात से और मुश्किल हो जाती है कि आयशा की रूडियस के कैरेक्टर के बारे में पक्की राय है। उसे लिलिया के सामान में रॉक्सी की पैंटी मिली, एक यादगार चीज़ जिसे रूडियस ने हमेशा के लिए शर्मिंदा होने के लिए संभाल कर रखा था, और उसने यह नतीजा निकाला है कि वह सबसे बड़े दर्जे का बिगड़ा हुआ इंसान है। जब रूडियस को रॉक्सी से मिलने के लिए बुलाया जाता है, तो चीज़ें अजीब से खतरनाक हो जाती हैं। वह सीधे एक जाल में फंस जाता है। 7th प्रिंस पैक्स, जो रॉक्सी का दीवाना है, उसने लिलिया को पकड़ लिया है और रॉक्सी को अपने जाल में फंसाने के लिए रूडियस को चारा बनाना चाहता है। पैलेस में कैद रूडियस से कोई मिलने आता है। प्रिंस ज़ानोबा, शिरोन का तीसरा प्रिंस, जो किसी तरह उसे ढूंढ लेता है क्योंकि वह रूडियस की बनाई रॉक्सी और रुइजर्ड की असली मूर्तियों का एक जोशीला, लगभग कट्टर फैन है और उसका ट्रेनी बनने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। रूडियस बताता है कि सिर्फ पैक्स ही उसे छोड़ सकता है और ज़ानोबा तुरंत उसे ठीक करने का वादा करता है। इस बीच बाहर पैक्स के अपने गार्ड रुइजर्ड, एरिस और आयशा को पैलेस में ले आते हैं। ज़ानोबा, जो एक ब्लेसेड चाइल्ड निकला जिसके पास बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, पैक्स को पकड़ लेता है और उसे रूडियस को आज़ाद करने के लिए मजबूर करता है। गार्ड्स को पता चलता है कि उनके परिवार सुरक्षित हैं, तो वे तुरंत पैक्स को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इसके बाद लिलिया रॉक्सी की पैंटी को छिपा कर रखती है और बिना कुछ कहे रूडियस को लौटा देती है। साथ ही सिल्फियट ने उसके लिए एक बर्थडे नेकलेस भी बनाया था। रूडियस अपना फॉरहेड प्रोटेक्टर आयशा को यादगार के तौर पर दे देता है। जाते समय आयशा, जो उसे पूरे समय बिगड़ा हुआ कह रही थी, चुपचाप मान लेती है कि वह हमेशा से जानती थी कि वह कौन है। बाद में पैक्स और ज़ानोबा दोनों को विदेश में पढ़ाई के नाम पर किंगडम से निकाल दिया जाता है। ट्रैवल करते समय डेड एंड की मुलाकात ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड से होती है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है।
एरिस और रूइजर्ड दोनों एक ही पल में बहुत ज़्यादा डर से पैरालाइज हो जाते हैं, हिलने या लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं। अजीब तरह से और ख़ास तौर पर इस डर से बेपरवाह रूडियस आगे बढ़ता है और ओरस्टेड से बात करने की कोशिश करता है। यह एक लगभग जानलेवा गलती साबित होती है। ओरस्टेड उनके एसोसिएशन के बेसिस पर रूडियस को ह्यूमन गॉड का एजेंट मानता है, बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करता है। रूइजर्ड और एरिस अपने डर से लड़ते हुए खुद को रूडियस और ओरस्टेड के बीच डाल लेते हैं, लेकिन दोनों आसानी से हार जाते हैं। ओरस्टेड रूडियस को जानलेवा जख्म दे देता है। अपने मरने के पलों में रूडियस की ह्यूमन गॉड से आखिरी बातचीत होती है, जो बताता है कि ओरस्टेड पर एक खतरनाक श्राप है जो सभी लिविंग क्रिएचर्स को इंस्टिंक्टिवली उससे डरने पर मजबूर करता है। रूडियस ह्यूमन गॉड का शुक्रिया अदा करता है, भले ही उसे उसके असली इरादों का कोई अंदाजा न हो। फिर एक राहत मिलती है। ओरस्टेड की मिस्टीरियस साथी नाना होशी, जो रूडियस के पहले वाले रूप जैसी ही एक जापानीज लड़की लगती है, उसकी तरफ से बीच बचाव करती है। ओरस्टेड पीछे हट जाता है और रूडियस को जीने का मौका मिल जाता है। ओरस्टेड एनकाउंटर के बाद की शांत आफ्टरमैथ में रूडियस रात में रूइजर्ड के सामने अपनी बात रखता है। उसे बताता है कि वह ह्यूमन गॉड के बारे में क्या जानता है और यह भी बताता है कि रूइजर्ड पर लगा पुराना सुपर्ड कर्स धीरे धीरे काफ़ी हद तक खत्म हो रहा है। यह उस आदमी के लिए सच्ची उम्मीद का पल है जिसने हमेशा उसका बोझ उठाया है। अगले दिन पार्टी रूडियस के होम टाउन के रूइंस में पहुंचती है और वह वहां से कुछ फ्लैशबैक्स के साथ गुजरता है। फिर रूइजर्ड अपनी खबर देता है। वह बताता है कि रूडियस और एरिस इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब उन्हें प्रोटेक्टर के तौर पर उसकी ज़रूरत नहीं है। एक शांत और इमोशनल फेयरवेल के बाद रूइजर्ड अपने रास्ते पर निकल जाता है। दोनों रोआ की ओर बढ़ते हैं, जो अब रूइंस भी है, और वहां उन्हें गिस्लिन एरिस के नौकर एल्फोंस के साथ इंतज़ार करती हुई मिलती है, जो एक बुरी खबर देता है। एरिस के माता पिता दोनों टेलीपोर्टेशन डिजास्टर में मारे गए थे और उसके दादा को राजा ने मार डाला था। ग्रे रेड फैमिली की एक और ब्रांच ने परिवार का नाम बचाने के लिए इरिस को शादी के जरिए अपनाने का ऑफर दिया है, हालांकि गिस्लिन साफ तौर पर इसके खिलाफ है। रूडियस कैजुअल्टी रिकॉर्ड्स देखता है और उसे सिल्फीट की मौत की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती, वह बस गायब है। उस रात इरिस रूडियस के टेंट में आती है और वे साथ सोते हैं। अगली सुबह रूडियस अकेला उठता है। इरिस गायब हो गई है। रात में गिस्लिन के साथ बिना एक शब्द या नोट के चली गई थी। रूडियस टूट गया है। सीजन का फिनाले हर कैरेक्टर पर एक साथ अपनी नज़र डालता है। जैसे ही रूडियस नीचे गिरता है, वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। अपनी पिछली ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक यादें फिर से जीता है। एरिस ने गिस्लिन के साथ अपना सफ़र शुरू कर दिया है, जो खुद को इतनी मेहनत से इतना स्ट्रांग बना रही है कि एक दिन वह रूडियस और ओरस्टेड जैसे किसी के बीच खड़ी हो सके। रूइजर्ड सड़क पर बीस्ट से ट्रैवलर्स को बचाता है और एक छोटे लेकिन अच्छे मोमेंट में यह बताने के बाद भी कि वह एक सुपर्ड है, लोग उसका शुक्रिया अदा करता है। ज़ानोबा और गीज अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। हर कोई चुपचाप रूडियस को याद करता है। गायस और टोना डोल्डिया विलेज में एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और रॉक्सी एक मज़ेदार मोड में किशरिका किशरिसु से टकरा जाती है और उसके बहुत बड़े बार का बिल देती है। बदले में किशरिका की डीमन आइज से एक विजन मिलता है जो रूडियस के बिखरे हुए परिवार का पता बताता है। लिलिया, आयशा, पॉल और नॉर्न फिर से मिल गए हैं, लेकिन जेनाइट दूर बेगारेट कॉन्टिनेंट पर रापान के लैबिंथ सिटी में है। रॉक्सी तुरंत उसके पीछे जाने की तैयारी शुरू कर देती है। रूडियस के साथ वापस उसकी माँ जेनाइट के बारे में एक सपना है जो आखिरकार उसे मुश्किल से वापस खींचता है। उसे याद दिलाता है कि उसके पास आगे बढ़ने की एक वजह है। ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी उसकी ज़रूरत है। एक फ़र्ज़ जिसे उसके दिल टूटने की परवाह नहीं है। वह खुद को संभालता है। एपिसोड एक दिल को छू लेने वाला आखिरी पल ख़त्म होता है। सिल्फियट जिंदा कहीं बाहर है, एक अनजान ग्रुप से रूडियस को ढूंढने और रिक्रूट करने की गुजारिश कर रही है। सीज़न एक किसी हल के साथ नहीं, बल्कि एक ही बार में हर डायरेक्शन में फैलती दुनिया के साथ खत्म होता है।